बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा 7th क्लास की साइंस और इसमें लेसन रहेगा सेकंड, तो प्राणियों में पोषण। तो इस पार्ट में मैं पहले आधा चैप्टर इसको एनसीईआरटी में आपको समझा चुका हूं और उससे आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है ताकि आपके पास खुद अपने आप ही मेरी अगली वीडियो पहुंच जाए और आपने इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं देखता हूं आगे जहां से शुरू करूंगा, इससे पहले मैं इसको करा चुका हूं। भोजन के बारे में ये लेसन है, भोजन कैसे हमारे शरीर में पचता है और कहां-कहां से होके वो जाता है, तो ये सभी कुछ हम इससे पहले समझ चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे भोजन हमारे मुख में डलता है पहले, फिर उसको मुंह से चबाते हैं हम बारीक करके, भोजन नली में जाता है, फिर भोजन नली से होता हुआ भोजन जो है आमाशय में आता है। तो आमाशय से शुरू करेंगे हम कि आमाशय में भोजन में क्या होता है। तो ये आप चित्र जो देख रहे हो ऊपर, तो ये आमाशय है। ठीक है, तो ये जे आकार का होता है। किस आकार का होता है आमाशय? जे आकार। तो आमाशय जो होता है ये एक मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना का जे आकृति का बना होता है। आमाशय क्या है? मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है और ये जे आकार की होती है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो आहार नाल जो है ये यहाँ पे आके चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, चित्र में देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारी आहार नाल है, यहाँ से ऊपर से भोजन आता है आहार नाल में और ये यहाँ पे आहार नाल चौड़ी हो जाती है। तो आहार नाल का ये चौड़ा भाग है और जो ये दूसरा सिरा है ये छोटी आंत में जाके खुल जाता है, जिसे क्षुद्र आंत बोलते हैं। तो ये छोटी आंत में जाता है और वहां पे ये मिल जाता है। तो उसके बाद है आमाशय का जो आंतरिक भाग है, अस्त्र या श्लेष्मल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें पाचक रस, ये 3 तरह के रस इसमें से निकलते हैं, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल जो होता है आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ हमारे शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो कई बार तो ये भोजन को जो है अम्लीय बनाता है। ये माध्यम को अम्लीय, यानी भोजन जो भी पचा हुआ भोजन, जो मिक्स हुआ भोजन है हमारे आमाशय में पहुंचा है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, उसको अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और पाचक रस जो है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, तो छोटी आंत में जो आमाशय है, आमाशय के आंतरिक भाग में एक तो श्लेष्मल होता है, तो वो तो उसकी आंतरिक संरचना को सुरक्षा देता है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो भोजन में एक तो जो भोजन के साथ जीवाणु आते हैं उनको मार देता है वो, और दूसरा जो भोजन है उसे अम्लीय बना देता है, जिससे भोजन को पचाने में आसानी हो जाती है और भोजन के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको सरल यानी छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत। तो छोटी आंत, ये प्रश्न आता है काफी पेपरों में, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है।
और ये कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब ऐसे ऐसे होके चलती है ये। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है और इसकी अतिरिक्त इसकी भित्ति भी कुछ रस स्रावित करती है। ठीक है, तो जो यकृत से और अग्नाशय से रस प्राप्त होता है ना, तो वो आ जाता है इसमें, और कुछ रस ये अपने आप भी निकालती है। ठीक है, तो उसके बाद है इसमें और देखते हैं क्या क्या है। फिर उसके बाद आपके पास आता है यकृत होता है इसमें। तो यकृत गहरे लाल और भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग दक्षिण की ओर अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे पीत रस स्रावित होता है जो एक थैली में संग्रहित रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत जो होता है लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है जो हमारे उदर पेट के ऊपरी भाग में, जो दाहिना भाग होता है, दाहिना भाग, ये तो बायां भाग है, इधर दाहिना भाग जो होता है वहां पे हमारे उदर के ऊपरी भाग में यहाँ अवस्थित रहती है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न आता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। और इसके ये जो होती है इसमें से पीत रस निकलता है जो एक छोटी सी थैली में संग्रहित रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। और पित्ताशय से पीत रस निकलता है और ये पीत रस जो है वसा का पाचन करता है। यानी जो तली हुई चीजें हम खाते हैं ना, तो उसका पाचन पित्ताशय से निकलने वाला पीत रस जो है उससे हम भोजन पचाते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय जो है हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय की एक ग्रंथि है वो हल्के पीले रंग की होती है और बड़ी ग्रंथि होती है ये भी, और जो अमाशय के नीचे होती है थोड़ी सी, तो अग्नाशयी रस निकालती है ये। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या पचाती है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन पर क्रिया करता है। ठीक है, तो इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। जो अग्नाशयी रस है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्र आंत्र के निचले भाग में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो अग्नाशय से भोजन पच के पचा हुआ भोजन, कुछ पचा हुआ भोजन होता है वो छोटी आंत के अंदर चला जाता है और जहां आंत्र रस यानी छोटी आंत से जो रस निकलते हैं वो पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट्स को सरल शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न आता है कई बार कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है और प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फिर आता है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र में अवशोषण कैसे होता है? क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है? यानी जो भोजन पच गया, पचे हुए भोजन से जो हमें पोषक तत्व मिले हैं वो हम कैसे पचाएंगे, कैसे हम अवशोषित करेंगे? तो पचा हुआ भोजन जो है अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो जब भोजन पच गया, पोषक तत्व हमें मिल गए, तो वो पोषक तत्व जो है छोटी आंत के अंदर जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनके द्वारा वो खून के अंदर मिल जाता है जिसे हम अवशोषण कहते हैं। तो क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति में उंगली जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रस अंकुर कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आता है दीर्घरोम किसे कहते हैं? तो दीर्घरोम होता है छोटी भीतर अंदर की तरफ उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे एक पाइप है, पाइप के अंदर उंगलियों जैसी अंदर संरचनाएं होती हैं
जिसे हम दीर्घ रोम कहते हैं या रस अंकुल कहते हैं। और ये क्या करते हैं, जो दीर्घ रोम होते हैं ये आंत में पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु उसका क्षेत्र बढ़ाते हैं। पचे हुए भोजन हेतु तल का क्षेत्र बढ़ा देते हैं और प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा होता है और दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो दीर्घ रोम क्या करते हैं, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं तो वो उसका एरिया बढ़ा देते हैं छोटी आंत का, और उन दीर्घ रोमों के अंदर ही खून की रुधिर वाहिकाएं होती हैं और उसी के द्वारा जो पोषक तत्व होते हैं वो खून में मिल जाते हैं। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाओं में वो चला जाता है। तो अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में हो जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो पहले तो अवशोषण है। अवशोषण क्या होता है, जो भोजन से पोषक तत्व हमें मिलते हैं वो हमें खून में मिलाने को अवशोषण कहते हैं। और फिर उस जब खून के अंदर पोषक तत्व सभी मिल गए तो वो उस खून के द्वारा पूरे शरीर में पोषक तत्व जाते हैं जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों का पूरे शरीर में चले जाना स्वांगीकरण कहलाता है। किसके द्वारा जाता है, खून के द्वारा रुधिर वाहिकाओं से होता हुआ। तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल ऊर्जा मुक्त होती है और भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता वह बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो भोजन से जो ग्लूकोज मिला था और तो ग्लूकोज जब खून में जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन भी उसको मिलेगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलेंगे और उससे ऊर्जा बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हम बाहर निकाल देते हैं और जो अपचा भोजन और भी रह जाता है तो वो बड़ी आंत में चला जाता है। तो बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। वृहदांत्र या छोटी आंत यानी बड़ी आंत जो होती है वृहदांत्र बोलते हैं इसे। छोटी आंत से चौड़ी होती है लेकिन ये छोटी होती है। तो बड़ी आंत जो होती है इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है और इसका मुख्य कार्य है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करती है ये, और पचा हुआ अपच पदार्थ मलाशय में चले जाते हैं और अर्ध ठोस मल के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो जो अपचा भोजन है, जो वृहदांत्र है, बड़ी आंत बोलते हैं जिसे, ये वैसे तो मोटी है लेकिन इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है, यानी 1.5 मीटर होती है लंबी ये। और इसका काम क्या है, ये पानी को अवशोषित कर लेती है और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेती है, जैसे यूरिया वगैरह होता है हमारे शरीर से निकलता है, और अपचित पदार्थ होते हैं जो वो भी अवशोषित कर लेते हैं ये, और वहीं पे शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं ये। तो उसके बाद समय समय पर जब हमारे बड़ी आंत फूल हो जाती है पचे भोजन से, तो समय समय पर हम मल द्वार के द्वारा उसे शरीर से बाहर निकालते रहते हैं जिसे हम निष्कासन कहते हैं। जैसे टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो ये सभी निष्कासन के कार्य होते हैं। तो जब हमारी बड़ी आंत भर जाती है मल से तो हम उसको शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, उसे हम निष्कासन कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है निष्कासन किसे कहते हैं। तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, जैसे गाय है तो इसमें क्या है, गाय भैंस आपने देखी होगी, जब भी वो घास खाती है पहले घास को पेट में अंदर ले जाती है, फिर बाद में वो बैठ के आराम से जुगाली करती रहती है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, तो पहले वे घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग रूमेन कहलाता है। ठीक है, तो अमाशय में जहां पे हम ये घास को इकट्ठा कर लेते हैं ना गाय भैंस, तो उसे रूमेन कहते हैं और इसलिए इन प्राणियों को रूमिनेंट बोलते हैं हम। तो ये क्या करते हैं, रूमिनेंट
अग्माशय के 4 भागों में बटा होता है। जो रूमिनेंट होते हैं ना, तो इनका अग्माशय 4 भागों में बटा होता है। तो रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे भागों में पुनः मुख में लाते हैं और जिसे वह चबाता रहता है, और इस प्रक्रम को रोमथन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमथन। तो क्या करेगा, जैसे काऊ है, ये क्या करेगी, पहले घास को ले आएगी पेट के अंदर, यहाँ मत्स्य में अपने, और यहाँ भर लेगी। फिर बाद में इसको दोबारा फिर मुंह में लाएगी, आराम से बैठ के जुगाली करती रहती है जब ये, तो ठीक है। तो रूमेन जो है भोजन का आंशिक पाचन करते हैं पहले तो, इसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में ये छोटे छोटे पिंडों में दोबारा मुंह में आते हैं और ये उसको चबाते रहते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। इस प्रक्रम को रोमथन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रोमथन। फिर उसके बाद है आपके पास तो ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं या रोमथी कहलाते हैं। तो घास में सेलुलोज होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमथी पशु हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, और बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो घास जो होता है, हरा घास होता है, उसके अंदर सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को हम नहीं पचा सकते, जंतु नहीं पचा सकते, इसको केवल रूमिनेंट यानी गाय, भैंस, बकरी यही पचा सकते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है बहुत बड़ा, और रूमिनेंट के जो रूमेन है उसके अंदर सेलुलोज को पचाने के वाले जो है जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वो जीवाणु नहीं होते, इसलिए हम उसको नहीं पचा सकते। ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास, जैसे आपके पास है जानवरों है, जो जानवरों में जैसे घोड़ा, खरगोश आदि की छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होता। ठीक है। तो घोड़ा, खरगोश, इनकी भी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं, और उसके अंदर वो जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचा लेते हैं, लेकिन वो जीवाणु हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में नहीं पाए जाते। अब तक आपने इन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र होता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जिनमें न तो मुख है न ही पाचन तंत्र है, लेकिन फिर भी वो भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं इस तरह के जंतुओं के बारे में बताऊंगा, और अभ्यास के प्रश्न भी अगर हो सके तो अगली वीडियो में मैं कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।